जल्दी से आंसर करिए। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 50? जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 के अंदर वर्णित है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है व्याकरण, साहित्य, विज्ञान या फिर गणित। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और यह जो है ग्रामर से संबंधित यानी कि व्याकरण से संबंधित एक संस्कृत ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। कुमार संभव की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड कुमार संभवा? ऑप्शन नारायण गुरु, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास। तो आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है कालिदास, उनका आंसर करेक्ट है। कुमार संभव की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। और साथ में कालिदास की और भी प्रमुख कृतियां हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, इन सभी की रचना कालिदास ने की है। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 14 जून, 9 अक्टूबर, 1 मई। फटाफट से आंसर करना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1 मई का भी पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? बुध, शुक्र, शनि या फिर अरुण? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, वेनस। ये ध्यान रखिएगा। और एक और ग्रह है मंगल। ये दोनों की दोनों ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। देखिए, शुक्र के बाद क्या आती है? पृथ्वी आती है। और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है। क्लियर है? तो पृथ्वी के दोनों ही सबसे निकटतम ग्रह हैं, परंतु आपसे एग्जाम में किसी एक को ही ऑप्शन में देगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है राष्ट्रपति, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? अच्छा देखिए, पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयां हुई हैं। तो मुझे आप क्या करिए, तीनों लड़ाइयों के सन बता दीजिए कि तीनों लड़ाइयां किस किस वर्ष में हुई हैं। इतना तो कर सकते हो ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दो जल्दी से। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। इनका ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे दूसरी लड़ाई पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1556। क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। आपको इकाई का अंक बताना है। ध्यान से देखिए, इकाई का अंक आपको बताना है और ये सारी संख्याएं आपकी मल्टीप्लाई में हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक संख्या है जिसके लास्ट में क्या है? 0 है। इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 है। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 बनता है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 ही रहेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसका आंसर करिए। 7 अंकों की
सबसे छोटी तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सिंपल है ना। देखिए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 को 5 टाइम लिख देंगे और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इनका आपको डिफरेंस निकालना है। 10 में से 9 गया 1, 0 0 0 0 और फिर 9। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। प्रश्न है 1/10 प्लस 6/100 प्लस 12/1000। कैसे करोगे? सबसे पहले हमें नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम लेना है और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 1000 आएगा। अब एलसीएम लेकर तो सोल्व कर ही लोगे, मैं फटाफट से सोल्व करता हूँ। राइट, देखिए 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 100 आएगा और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100, यहाँ पर 10 और ऊपर 60, यहाँ पे आपका 12। क्लियर है? तो ऊपर आपका 172 और नीचे आपका क्या है? डिवाइड में 1000। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है, यानी कि 0.172 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका आंसर करिए। इसका आंसर जल्दी से करिए। देखिए ध्यान से, हम क्या लिखेंगे? 484 अंडर रूट में है तो हम सभी को अंडर रूट ले लेते हैं और हम यहाँ पे पॉइंट को हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है तो हम नीचे क्या करेंगे? 6 0 लिख लेंगे और यहाँ पे 1। अब देखिए 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22। डिवाइड में अगर नीचे 6 0 दे रखी है और अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी। यहाँ पर हम 1000 लिख देंगे। अगर अब हम इसको सोल्व करें तो 0.022 ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नीचे 3 0 है और ऊपर हमें 3 0 छोड़कर पॉइंट लगाना है। क्या सभी ने आंसर ऑप्शन सी को दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के सामने, इसका आंसर करिए जल्दी से। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत। देखिए ध्यान से, पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्या करना है? इनका औसत निकालना है। औसत निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, इन सभी को जोड़कर टोटल 7 संख्याएं हैं, 7 से डिवाइड कर दो। या फिर मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो सीरीज है इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम है, सभी के बीच में 2 2 का डिफरेंस है ना। तो जब भी डिफरेंस सेम हो किसी सीरीज में और हमको निकालना है एवरेज, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय 2। पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 13 है, जोड़ेंगे तो 14 बनेगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 7 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आंसर करिए। रमेश और सुरेश की वर्तमान उम्र 9:4 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यही अनुपात 5:3 होगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र कितनी है ये आपको बताना है जी। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आर से रमेश और एस से सुरेश। क्लियर है? इसको इधर लिखते हैं। इनका वर्तमान रेशो कितना है? 9:4 और आज से 7 वर्ष बाद इनका रेशो कितना है जी? 5:3 है। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि जो रेशो है उनके बीच में क्या डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है फिर तो ओके है, आपका क्वेश्चन 2 मिनट का है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद फिर क्वेश्चन 2 मिनट का है। तो देखिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 1 का नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है और हमें डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस है 5 और जो नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस है 2, इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंस सेम करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, सॉरी 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, ये हो गया। अब हमारा जो है नया रेशियो क्या है, ये है जी। क्लियर? हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डिफरेंस सेम किया है। अगर डिफरेंस सेम होता तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट चालू हो जाता। देखिए 7 का डिफरेंस आ रहा है ना दोनों में, यानी कि रेशो में डिफरेंस कितने का है जी, 7 का है, और वर्षों में अंतर कितने का है, 7 वर्ष का है। यानी कि एक रेशो की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आएगी। पूछा है वर्तमान में सुरेश की उम्र कितने वर्ष होगी। सुरेश की जो एज है वर्तमान में उसका रेशो कितना है, 8 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 1 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। एक व्यक्ति ने 20 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदकर 1.75 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 20 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदी हैं, इसका मतलब 1 रुपए में उसने एक वस्तु खरीदी थी। इतना क्लियर है? और उसने क्या किया है, हर एक वस्तु 1.75 रुपीस की बेची है। टोटल वस्तु कितनी है जी, 20 वस्तुएं हैं, यानी कि 1.75 के हिसाब से वो 20 वस्तुएं कितने रुपए की बेचेगा, इसको पहले आप सोल्व कर लें। राइट, पॉइंट हटा के मैंने नीचे 100 लिख दिया। अब उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 20 पंजे 100 और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 25 पंजे 25, यानी कि वो 1.75 रुपीस के हिसाब से 20 वस्तु 35 रुपए की बेचेगा। इतना सभी का क्लियर है ना? अब यहाँ पर मैं सबको रफ कर देता हूँ। देखिए उसने 20 रुपए की वस्तुएं क्या है, खरीदी हैं, है ना, सीपी है, और एसपी कितना है, उसने वही 20 वस्तुएं 35 रुपए की बेच दी। कितने रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ से 15 रुपए का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड में सीपी जो कि कितना है जी, 20 रुपए है। इतना सभी का क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए 20 पंजे 100 हो जाएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? सबसे सिंपल प्रश्न। तो जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी कम से कम 35 वर्ष अनिवार्य है उम्र, और अधिकतम में कोई सीमा नहीं है। राइट, राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है एक ही राष्ट्रपति, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, परंतु कम से कम उसको 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है सेक्शन ए का लास्ट, जादू टोना इत्यादि का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जादू टोने इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। ऋग्वेद आपको पता है ना, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है, और यजुर्वेद में यज्ञ तप आदि का वर्णन किया गया है। 16 नंबर, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? वेरी वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम। तो ब्रुसेल्स जो है यह बेल्जियम की कैपिटल है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज डायमंड हार्बर?
तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं कोलकाता, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे मोतियों का द्वीप भी कहते हैं? Which of the following is also known as Island of Pearls? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं बहरीन, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। बहरीन को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर। किसे शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? हु इज नॉन एज शहीद ए आजम? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करिए। प्रमुख शहर बोधगया किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। इन विच स्टेट इज द मेजर सिटी बोधगया लोकेटेड? तो ध्यान रखिएगा, बोधगया कौन सा शहर है जहां पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? राइट, तो ये आपका बिहार में लोकेटेड है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सामने स्क्रीन पर। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है? वेयर इज द फेमस सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और देखिएगा, इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क भी जरूर लेकर जाइएगा। सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और देखिए, सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22 सामने। हैजा का मुख्य कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। और देखिएगा, हैजा का आपको कारक भी पता होना चाहिए। हैजा जो है यह हैजा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है और इसके कारक का नाम है कॉलेरी। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, मरकरी का चिन्ह क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा गया था एक बार आपसे सोडियम का संकेत। एग्जाम में क्या पूछा जा चुका है? सोडियम का संकेत। तो देखिए, हमसे मरकरी का साइन पूछा है तो हमको आंसर करना है ऑप्शन डी Hg। ऐसे ही Mg पता होना चाहिए। ये मैग्नीशियम का संकेत है। मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg है। Na क्या है? सोडियम का संकेत, जो कि आपसे पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में। राइट, भले ही इस बार अग्निवीर का पेपर है पर सिलेबस सेम है, जॉब सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। बस आपकी जॉब जो है वो 4 साल की है, 75% की है ना, बाकी की परमानेंट है 25%। बाकी सारा की सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है जी। तो जो पेपर है वो भी सेम लेवल का ही आएगा। Fe क्या है? लोहे का सूत्र है। 24 नंबर को, ये ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती हैं? इस्पात में, पानी में, वायु में, निर्वात में। अब एक चीज समझिए, ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए, गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, परंतु निर्वात क्या है? इसको बोलते हैं हम वैक्यूम। ठीक है, निर्वात जो है इसके अंदर किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन ही नहीं कर सकती। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25, खिलाड़ी सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? प्लेयर सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल।
ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं फुटबॉल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। खिलाड़ी सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर निम्नलिखित में से क्या भारत में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, दिल्ली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। त्रिपुरा जो है यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि यह एक क्या है? राज्य है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत? अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट सामने RH फैक्टर किससे संबंधित है? त्वचा से, हृदय से, रक्त से, मस्तिष्क से। RH फैक्टर का संबंध किससे है? क्या आंसर करोगे? जो भी ऑप्शन सी को आंसर करेंगे रक्त से, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, विटामिन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है। होमवर्क लेकर जाइएगा, इसका आंसर करिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, तरंग धैर्य, रेडियो एक्टिविटी। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है जी। आप सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन हम आएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर? कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।